मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहादुर और निर्मल नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों की ऐसी गाढ़ी मित्रता थी कि पूरे गांव में उन दोनों की मित्रता की चर्चाएं हुआ करती थी। बहादुर कुछ दिनों से अपने गांव में नहीं था। जब वह वापस गांव लौटा तो रास्ते में उसे निर्मल मिल गया। मित्र निर्मल, क्या हाल है? मैंने सुना है तुमने इस बार बहुत अच्छी फसल तैयार की है। अरे बहादुर, तुम कब आए गाँव? मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपने बताओ, कितना धन मिला इस बार? मैं तो कल ही आया हूँ। और धन का क्या है, कभी कम कभी ज्यादा और कभी और ज्यादा। गांव वालों को अगर ये पता चल गया कि तुम बाहर के नगर में चोरी करते हो तो वे सब तुमको गांव से बाहर निकाल देंगे। देखो, मैं अपने गांव में तो चोरी करता नहीं हूँ, और उन्हें ये बताएगा कौन कि मैं एक चोर हूँ। तुम तो मेरे मित्र हो, इसीलिए मैंने बस तुम्हें ही यह बात बताई है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर उन्हें कहीं अलग से पता चल गया तो मैं तो कहता हूँ तुम ये चोरी करना बंद कर दो और मेरी तरह खेती करो। खेती करने में कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ निर्मल, तुम भी मेरे साथ चोरी करना शुरू कर दो, तब तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे तुम्हारा ये चोरी डकैती करना बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम कहते हो मैं भी तुम्हारे जैसा काम करूं। राम राम राम, तुम ही रहो इस जंजाल में, मुझे मत घसीटो। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो। वैसे मुझे कहीं अलग भी जाना है, तो अब मैं चलता हूँ। फिर एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गांव के बाहर एक साधु बाबा ने अपना डेरा जमाया है। गांव के सभी लोग उन बाबा के दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो निर्मल भी अपने मित्र बहादुर को बुलाने के लिए आया। बहादुर, तुमने सुना है कि गांव के बाहर एक बाबा जी पधारे हैं? वह वहाँ पर कुटिया बनाकर रह रहे हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि वह साधु बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं। क्यों न हम भी उनके पास चलें और उनका आशीर्वाद लें। तुम ही जाओ आशीर्वाद लेने, मैं तो नहीं जाना चाहता। देखो बहादुर, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी और उनके पास जाना होगा, अन्यथा मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कहने पर साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। दोनों साधु महाराज का आशीर्वाद लेने चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो साधु महाराज अपने प्रवचन दे रहे थे। देखो बच्चा, जीवन में तो अच्छा और बुरा होता ही रहता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। किसी को कष्ट देना महापाप है, हमें इससे बचना चाहिए। साधु महाराज, हमें कभी कभी धन की आवश्यकता मालूम पड़ने लगती है, तो हम कभी कभी किसी से झूठ बोल देते हैं और दूसरे के ढेर से अनाज चुराकर अपने ढेर में मिला लेते हैं। तो क्या यह भी पाप है? चोरी करना पाप है। हम अपने सुख के लिए किसी और का सुख छीन लेते हैं। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अधिक धन की नहीं, बल्कि मेहनत से कमाए गए धन की आवश्यकता होती है। साधु महाराज की इन बातों का बहादुर पर बहुत असर हुआ। वह सोचने लगा, मैं भी तो चोरी करता हूँ, यानी कि मैं भी पाप करके दूसरे लोगों को कष्ट पहुँचाता हूँ। चोरी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कल अकेले में आकर साधु बाबा से मिलूंगा। साधु महाराज के प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। और अगले दिन बहादुर साधु महाराज के मिलने के उद्देश्य से उनके पास आया। प्रणाम साधु महाराज। जीते रहो वत्स, कहो कैसे आना हुआ, क्या कोई समस्या है? बाबा, मैं एक चोर हूँ और आपके वचनों से बहुत प्रभावित हूँ। बेटा, अगर मेरी बातों का सच में तुम्हारे ऊपर कोई असर है तो तुम चोरी जैसे गलत काम को छोड़ क्यों नहीं देते? बाबा, मुझे और कोई काम नहीं आता। ना मैं खेती करना जानता हूँ
न मुझसे मेहनत होती है, तो भला मैं चोरी कैसे छोड़ दूं? बेटा, मेरा मानना है कि तुम कुछ समय मेरी कुटिया में ही रहो। इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। साधु महाराज के कहने पर बहादुर उनकी कुटिया में रहने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। पूरे महीने में बहादुर ने साधु महाराज की बहुत सेवा की। एक दिन साधु महाराज ने बहादुर को अपने पास बुलाया। बहादुर, सच में तुमने बहुत सेवा भाव से मेरी सेवा की है और अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। बाबा, अगर आप सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी शक्ति है जिससे पशु और पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं भी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पशु पक्षियों की आवाज समझ पाओगे। साधु महाराज, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है? बाबा, आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु मेरा भरण पोषण कैसे होगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे साल में 1 बार चोरी करने की अनुमति दे दें। मैं केवल वर्ष में 1 बार ही चोरी करूँगा, वो भी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन, और कभी भी नहीं। ठीक है बहादुर बेटा, लेकिन मेरी दी गई सिद्धियों का तुमने ईमानदारी से प्रयोग किया तो ठीक है, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बाबा ने बहादुर को उसकी इच्छानुसार आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उसी समय निर्मल अपने घर में खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि बहन चंदा का विवाह तो तय कर दिया है मैंने, लेकिन मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं हैं कि मैं विवाह की सारी सामग्री ला सकूं और विवाह की अन्य तैयारी कर सकूं। मैं अपने रिश्तेदारों से मदद मांगता हूं। निर्मल अपने रिश्तेदारों के घर घर जाकर उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। मुझे बहादुर से मदद मांगनी चाहिए, वह मेरी मदद जरूर करेगा। बहादुर, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते ही हो मेरी बहन चंदा का रिश्ता तय हो चुका है और 15 दिनों के बाद उसकी शादी है। मैं जानता हूँ मित्र, तुम्हें मुझसे क्या सहायता चाहिए। मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूँगा। बहादुर, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसकी शादी का इंतजाम ठीक से कर सकूं। यहाँ तक कि बारातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सबने बहाने बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। कुछ महीने बाद में उतने ही रुपए मैं लौटा दूंगा। दोस्त, मैं तुम्हारी दशा समझ सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। मैं केवल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को ही चोरी कर सकता हूँ, जबकि अभी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा आने में 7 महीने बाकी हैं। अब ऐसा मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर मुझे 5000 रुपए दो, नहीं तो मेरी बहन की बारात लौट जाएगी। ठीक है दोस्त, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है। मैं 10 दिनों में रुपए इकट्ठा कर लूंगा। अगर मैं 10 दिनों में लौट के नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्दी जल्दी धन लेकर लौट आओ। धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से बहादुर अगले ही दिन नगर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा और नौका पर बैठकर नदी को पार करना चाहा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे भाई, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वह दोनों नौका पर बैठ गए।
यह लो भाई, मेरी पोटली पकड़ो। बहादुर ने बिना कुछ बोले वह पोटली अपने हाथ में ले ली। अभी दोनों थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि उन्हें एक पक्षी की आवाज सुनाई दी। तो बहादुर ने अपना सर ना में हिलाया। नौका कुछ दूर और आगे बढ़ी तो फिर से चिड़िया की आवाज आई और बहादुर ने फिर से अपना सर ना में हिलाया। यह देखकर नौका में बैठे दूसरे व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर बाद नदी पार हो गई और दोनों नौका से बाहर उतर गए। भाई यह लो, पकड़ो अपनी पोटली और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई मुझे एक बात तो बताओ कि जब तुम मुझे नदी पार करवा रहे थे तो तभी एक पक्षी के बोलने की आवाज आ रही थी। जब भी पक्षी की आवाज आती थी तुम ना में अपना सिर हिला रहे थे। आखिर इसमें क्या रहस्य है? भाई आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको नदी पार करनी थी तो मैंने करवा दी। अब आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। जब तक तुम यह बात बताओगे नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो कृपया तुम मुझे यह बात बता दो। अगर आप इतना ही बेचैन हैं तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु आप ये रहस्य किसी और को नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो सुनिए, मैं एक चोर हूँ। मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है। उसकी शादी के लिए मुझे 5,000 रुपयों का इंतजाम करना है, इसीलिए मैं चोरी करने के लिए निकला हूँ। तो इन दोनों बातों में क्या संबंध है? जब हम दोनों पानी में चलने लगे थे तो पक्षी ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उसमें से सोना निकाल लूं, लेकिन मैंने सर हिलाकर मना कर दिया था क्योंकि आपने मुझे भाई कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मैं भाई की संपत्ति पर हाथ कैसे डाल सकता हूँ? तुम बहुत विचित्र इंसान हो, लेकिन तुमने दोबारा सिर क्यों हिलाया था? जब हम नदी के बीचों बीच पहुँच गए थे तो पक्षी ने मुझे आपको पानी में धक्का मारने को कहा था और मैंने पुनः इनकार कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो अपने भाई के साथ धोखा करता। बहादुर की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा, यह किस प्रकार का चोर है जो चोर होते हुए भी धर्मात्माओं वाली बातें कर रहा है? भाई, एक चोर होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण और विचार कैसे आ गए? मैं 1 महीने तक एक साधु महाराज के आश्रम में रह रहा था और यह उसी का असर है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। वह व्यक्ति महाराज के दरबार में किसी एक पद पर कार्यरत था। वह महाराज के समक्ष पहुंचा तो सोचने लगा, उस धर्मी चोर के बारे में मुझे महाराज को बताना चाहिए, लेकिन सबके सामने नहीं बता सकता। मुझे महाराज को अकेले में यह बात बतानी चाहिए ताकि यह बात किसी और को पता न चले। महाराज, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मुझसे अकेले में बात कर सकते हो। उस व्यक्ति ने महाराज को बहादुर के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वह चोर है, लेकिन फिर भी उसने चोरी नहीं की। चोरी करना तो एक बहुत बड़ा पाप है। जिसने भी ऐसा किया है मैं खुद उसकी जांच करना चाहता हूँ। तुम मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। महाराज, मैं उसका पता ठिकाना तो नहीं जानता, लेकिन वह इसी नगर को आ रहा था। मैं आपको उसका रंग व हुलिया बता सकता हूँ, जिससे आपको उसे पहचानने में आसानी होगी। और महाराज, वह चोर है। वह अपने रहने का ठिकाना ढूंढेगा। मुझे लगता है वह नगर के पहले ही सराय में रुकेगा।
तुम मुझे उसका हुलिया बता दो, बाकी सब मैं पता कर लूंगा। उस व्यक्ति ने महाराज को बहादुर का हुलिया और उसके तौर तरीके समझा दिए। अगले ही दिन महाराज ने एक सामान्य मनुष्य का वेश धारण किया और बहादुर से मिलने के लिए निकल पड़े। जब वह एक सराय पहुंचे तो उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए रंग रूप के कारण उन्होंने बहादुर को तुरंत पहचान लिया और उसके पास जा पहुंचे। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं एक चोर हूँ और चोरी के फिराक में घूम रहा हूँ। मैं भी एक चोर हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें। मैं आज रात उस सामने की दुकान में चोरी करने वाला हूँ। मुझे 7,000 रुपयों की आवश्यकता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़ें। यह निश्चय करके दोनों ने आधी रात होने का इंतजार किया और आधी रात होते ही उस सामने की दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। फिर से दोनों ने तिजोरी का ताला तोड़ा और बहादुर ने 5,000 रुपए खुद ले लिए और 7,000 रुपए उन्हें दे दिए। बहादुर ने इधर उधर देखा तो उसे सामने एक बोरा दिखाई दिया जिसमें सफेद रंग का कुछ रखा हुआ था। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जब से इस नगर में आया हूँ तब से कुछ नहीं खाया। क्यों ना इस बोरी से थोड़ी शक्कर खा लूं। अरे यह क्या? यह तो नमक था। थू थू थू। लाओ भाई, जो मैंने तुम्हें रुपए दिए हैं। मैं यह रुपए नहीं दूंगा। सामने खड़े व्यक्ति के मुंह से यह सुना तो बहादुर ने उसके गाल पे जोर का तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रुपए छीनकर तिजोरी में रख दिए। जब दोनों वापस सराय पहुंचे तो राजा ने बहादुर से पूछा, भाई, पहले तो तुमने तिजोरी से रुपए चुराए, फिर वापस तिजोरी में ही क्यों रख दिए? मैं भूखा था तो मैंने बोरी से शक्कर निकाली और खाने लगा। जब मैंने मुंह में स्वाद लिया तो मुझे पता चला वो शक्कर नहीं, नमक है। यानी मैंने गलती से दुकान का नमक खा लिया, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। सत्यदेव ने ये बिल्कुल सही कहा था कि यह एक विचित्र चोर है। तुम क्या सोचने लगे भाई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, तुमने ही तो बताया था कि तुम एक चोर हो। मैं तुम्हें कल सुबह इस नगर के राजमहल के सामने मिलूंगा और वहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। यह कहकर महाराज वहां से चले गए। और जब सुबह हुई तो बहादुर महल के सामने खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा और सोचने लगा, वह चोर भाई कौन थे और मुझे महल के सामने क्यों बुलाया है? क्या वे कोई राजकर्मचारी हैं? क्या वे मुझे महाराज से दंडित करवाना चाहते हैं? मैं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि राजा अपने 2 सैनिकों के साथ उसकी ओर आ रहे हैं। जब महाराज थोड़ी और पास आए तो बहादुर ने देखा कि यह तो वही हैं जो उन्हें सराय में मिले थे और चोर के रूप में उन्हें अपना ब्यौरा दिया था। महाराज, आप तो क्या आप ही कल रात मेरे साथ थे? हाँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ और कल रात तुम्हारे साथ था। महाराज, आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन 5,000 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। उसकी बहन की शादी है। महाराज बहादुर को बुलाकर महल के अंदर ले गए। और फिर उनसे पूछने लगे, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम चोर हो, परंतु दूसरी तरफ तुम ज्ञान और धर्म की बातें करते हो।
महाराज, यह सारा ज्ञान और अच्छाई मैंने एक साधु महाराज से सीखी है। यह चोरी तो मैंने अपने मित्र के लिए करनी चाहिए थी। आप जो चाहें सजा दे सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा और तुम्हारे मित्र के लिए धन भी भिजवा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दरबार में ही रहो। क्या यह तुम्हें मंजूर है? महाराज, मेरा मित्र बहुत स्वाभिमानी है। वह मेरे अतिरिक्त और किसी से पैसे नहीं लेगा, क्योंकि उसने मुझसे वह पैसे उधार स्वरूप मांगे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर वह तुमसे ही धन लेगा तो चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम अपने मित्र को धन दे देना और उसकी बहन का विवाह संपन्न कराकर मेरे साथ लौट आना। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मुझे मंजूर है, लेकिन महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हैं? वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नौकरी देकर रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे बहुत प्रसन्न करती हैं, तो मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर यहाँ रखना चाहता हूँ। तुम्हारे खाने पीने रहने की व्यवस्था महल में ही होगी। क्या तुम्हें मेरी मित्रता मंजूर है? जी महाराज, मैं आपके साथ महल में रहकर आपसे अपनी मित्रता अवश्य निभाऊंगा। मंत्रीगढ़, जल्दी से हमारे जाने का प्रबंध किया जाए और 50,000 रुपयों की थैली मेरे नए मित्र को दे दी जाए, ताकि विवाह में कोई अड़चन न आए। महाराज ने बहादुर के गांव जाने के लिए अपना रथ सजवाया। फल, मिठाइयाँ व वस्त्र लेकर बहादुर के साथ वे दोनों निर्मल के घर की ओर चल पड़े।